पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने उसे दूसरों के कपड़े सिल कर पढ़ाया लिखाया। अब वो 12वीं में पहुंच गई थी। एक रोज जब वो सुबह स्कूल से गुनगुनाती हुई घर में घुसी तो बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। लीजिए, मेरी बेटी गौरी भी आ गई। ए गौरी अंदर आजा और मेरी साड़ी पहन कर आजा। क्यों माँ? बड़ी भोली है, जो कहा वो कर, ज्यादा सवाल मत पूछ, जा जा। गौरी देखती है कि एक औरत सुभद्रा उसके चचेरे मामा के साथ बैठी थी। साथ में 4 लड़के भी बैठे थे। वो अंदर जाकर तैयार होने लगी। मैं आ गई माँ, अब बताओ क्या बात है? आओ आओ बेटी, मेरे पास बैठो। अरे हम तुझे देखने आए हैं। ये देख, मेरे बेटे हैं। हम तुझे ललित की बहू बनाने आए हैं। सुभद्रा 50,000 रुपए गौरी की माँ के हाथ में रखती है और कहती है, हमें लड़की पसंद है। अगले महीने 10 तारीख को हम बारात लेकर आएंगे। और हाँ, शादी में बहुत शोर शराबा नहीं चाहिए। हम सीधी सादी शादी करना चाहते हैं। पैसे संभालते हुए गौरी की माँ हामी भर देती है और अगले महीने की 10 तारीख को उसकी शादी हो जाती है। आज सुहागरात के दिन पति की जगह किसी और को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गौरी की चीखों की आवाज सुनकर सुभद्रा ललित, विजय और सुंदर के साथ अंदर आ जाती है। बस कर गौरी, लगता है तुम्हें पता नहीं, इस गांव के लोग बाहरी गांव में जाकर दुल्हन इसीलिए लाते हैं क्योंकि यहाँ हर घर में चाहे जितने भी बेटे हो, बहू एक ही आती है जिस पर सबका हक होता है। तुम पर मेरे सारे बेटों का हक है, इसलिए तुम्हें भी सबका ख्याल रखना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये पाप है, ये मैं नहीं कर सकती। री बहू, बहुत हुआ। मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। परिवार की इज्जत का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। खबरदार जो फिर तेरी आवाज सुनी। जा विजय, गौरी को लेकर जा। विजय गौरी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ कमरे की तरफ ले जाता है। गौरी ललित की तरफ देखती है। ललित अपनी नजर झुका लेता है। तुम कितनी खूबसूरत हो गौरी, तुम्हारा शरीर इतना गोरा है, बिल्कुल मैदे की तरह। मुझे छोड़ दो विजय, ये पाप है। मैं ललित की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी। अरे गौरी, ये पाप नहीं है, तुम पर हम सबका हक है। हमारे गांव की यही प्रथा है। न जाने क्यों तुम बात समझ नहीं रही हो। अरे पत्नी हो मेरी, सबकी इच्छा से ही मैं संबंध बना रहा हूँ। इस तरह रोज ललित के चारों भाई रात भर उसका सम्मान रौंदते और सुबह उसे घर के कामकाज में लगा दिया जाता। गौरी रोज सोचती, हे भगवान, इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊंगी? तुमने मुझे कैसे दलदल में फंसा दिया? अब तो सिर्फ मौत ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। मुझे माँ से बात करनी होगी। गौरी अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बताती है। गौरी की बात सुनकर माँ तुरंत उसके चचेरे मामा से बात करती है। मामा हंसते हुए कहता है, अरे फुलवा दीदी, तुम्हें मुफ्त में 50,000 रुपए थोड़ी मिले। अरे तुमको मुफ्त में अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती। उसे तो एक पति मिलना मुश्किल था, मेरी वजह से उसे 5 पति मिल गए। तुम मेरी फूल सी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अरे फुलवा, उस गांव की यही प्रथा है कि एक दुल्हन और घर के सभी मर्द उसके पति, इसीलिए उन्होंने तेरी बेटी को 50,000 में खरीदा है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई भैया? अरे राम का नाम ले, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी। जेठानी देवरानी का भी कोई चक्कर नहीं है। आराम से 500 लड़कों की पांचाली बनकर रहेगी। हाय राम, मेरी बेटी से इतना बड़ा पाप क्यों करवा रहे हो भैया? ज्यादा दिमाग ना चलाओ, वरना 50,000 रुपए वापस करने पड़ जाएंगे। मामा के चले जाने के बाद फुलवा सोचती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगी तो उसे 50,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, जो वो पहले ही खर्च कर चुकी होती है। वो बेटी को फोन करती है। अरे लाडो, हम गरीबों का यही नसीब है, जो तेरे भाग्य में था अब तुझे मिल गया। मैं तो मजबूर हूँ, तेरी सहायता नहीं कर सकती। तू माफ कर दे बेटा। माँ की बात सुनकर गौरी फूट फूट कर रोती है और मन ही मन सोचती है कि किसी न किसी तरह वो अपने आप को इस दलदल से जरूर निकालेगी। एक बार ललित के सभी भाई शहर से बाहर गए। उस रात ललित उसके पास आया। सुनिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके चारों भाई रोज मेरे सम्मान का खून करते हैं। मैं मजबूर हूँ गौरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मजबूर? मैं समझी नहीं। तुम नहीं जानती गौरी, हमारे गांव में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, जिसके कारण गांव में लड़कियों की कमी हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है। इसी कारण हमारे गांव के लोग बाहर के गांव की लड़कियों को दुल्हन बनाकर लाते हैं और अपने बेटों में बांट देते हैं। यही प्रथा है इस गांव की। हे भगवान,
मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैं ये अत्याचार नहीं सह सकती। मैं अपने सम्मान का यूं मजाक नहीं उड़ा सकती। गौरी, तुमको भी मेरी माँ ने 50,000 रुपए में खरीदा है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकलो और फिर लौट कर मत आना। लेकिन माँ ने सभी को सख्त हिदायत दी है कि मुझे कोई भी घर से बाहर न ले जाए। तुम घर के बाहर कैसे जाओगी ये तुम्हें सोचना होगा। यही एक तरीका है जिससे तुम बच सकती हो। मुझे माफ कर देना गौरी। गौरी वहाँ से बच निकलने का उपाय सोचने लगती है और एक दिन जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है, उसका छोटा देवर सुंदर उसके पास आता है। वाह, क्या लग रही हो। 5 पति होने का भी क्या फायदा सुंदर? कभी मुझे बाजार घुमाने तो ले नहीं जाते। चलो मैं तुम्हें आज घुमाने ले चलता हूँ। दुनिया भी तो देखे मैं कितनी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा हूँ। लेकिन माँ जी और तुम्हारे दूसरे भाई मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस तैयार हो जाओ। गौरी साड़ी पहनने लगती है। ये क्या पहन रही हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। यही पहनकर चलना होगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटे कपड़े हैं, मैं ये नहीं पहन सकती। तभी गौरी की सास कमरे में आती है और कहती है, आए हाय, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर। छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। बड़ी आई पवित्रता की देवी। जो मेरा बेटा कहता है वो कर, वरना तेरी खैर नहीं। 50,000 में खरीदा है तुझे, समझी? गौरी खून का घूंट पीकर सर झुकाकर वो कपड़े पहन लेती है और अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाते हुए कमरे से बाहर निकलती है तो उसके सारे देवर उसे भूखी निगाहों से देखने लगते हैं। सुंदर, ये क्या बदतमीजी है। आखिरकार गौरी घर की बहू है, तुम उसे ऐसे कपड़े पहनाकर नहीं ले जा सकते। अरे ललित भैया, इतना अधिकार जताने की जरूरत नहीं है। माना कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है, लेकिन ये हम सबके साथ सुहागरात मना चुकी है। हम सबकी पत्नी है। बात तो सही कह रहा सुंदर। जा ले जा, जरा जमाना भी तो देखे कैसी अप्सरा रहती है हमारे घर। अरे सुंदर, इसका हाथ नहीं छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ छुड़ाकर भाग जाए और हम इंतजार ही करते रह जाएं। गांव में पहले इतनी बदनामी हो चुकी है हमारे परिवार की, कोई और तो लड़की देगा नहीं। गौरी अपने को छुपाते हुए किसी तरह बाजार में निकलती है। उसके छोटे कपड़ों की वजह से आवारा गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सुंदर, हमें ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। चलो घर चलते हैं, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते। अरे इन्हें अपनी सुंदरता का आनंद लेने दो, इसमें बुराई क्या है? बस देख ही तो रहे हैं तुझे। गौरी सुंदर का हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। सुंदर अपने भाइयों को फोन करके ये बात बताता है और तेजी से गौरी को पकड़ने के लिए भागता है। जल्दी ही सभी भाई बाजार पहुंच जाते हैं और गौरी की तरफ भागने लगते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर मैं दोबारा इनके हाथ आ गई तो फिर मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी। अचानक गौरी को एक जीप दिखाई देती है। गौरी जीप के सामने चली जाती है और जीप से टकराकर बेहोश हो जाती है। गौरी को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। मैं सीता शर्मा हूँ। महिला अधिकारों की हिफाजत के लिए एनजीओ चलाती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस तरह के भद्दे कपड़े पहनकर तुम सड़क पर क्यों दौड़ रही थी? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के बदनाम हो रहे हैं। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी उसे सुनाती है। गौरी, तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो मेरे साथ चलो। तुम सही जगह पर आ गई हो। तुम्हारे ससुराल वालों को अपने अत्याचार की कीमत चुकानी होगी। एनजीओ गौरी की मदद करता है और गौरी के ससुराल वालों को कैद कर लिया जाता है। एनजीओ की मदद से गौरी को हर महीने जीवन भत्ता भी मिलने लगता है। गौरी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।